हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कुछ फंडामेंटल्स यानी कुछ टर्मिनोलॉजी को देखा था। आज हम लोग पढ़ेंगे इस लेक्चर में पार्ट्स ऑफ सेल। क्या पढ़ना है आज? पार्ट्स ऑफ सेल पढ़ना है। पार्ट्स ऑफ सेल पढ़ने से पहले हम लोग सेल के बारे में जानेंगे कि सेल क्या है। तो जैसा कि हम जानते हैं सेल क्या है। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। यानी जिस तरह हम देखते हैं कि कोई एक बड़ा सा बिल्डिंग बना हुआ है, एक बड़ा सा बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग किससे बना हुआ है उसको हम देखेंगे छोटे छोटे ब्रिक से बना हुआ है। छोटे से ब्रिक मिल कर एक वॉल बना, सेकेंड वॉल बना और एक होल सोल बिल्डिंग तैयार हो गया। दैट मीन्स उस बिल्डिंग का यूनिट क्या होगा? उस बिल्डिंग का यूनिट सेल होगा। उसी तरह कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, आइदर इट इज प्लांट और एनिमल, मेड अप ऑफ सेल। किससे बना हुआ है? सेल से बना हुआ है। क्लियर? इसीलिए हम लोग सेल को डिफाइन करते हैं कि सेल क्या है। तो हम बोलेंगे सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। हम बोलेंगे सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये लाइफ का बेसिक यूनिट है। यानी एक सेल से क्या हुआ, मिल करके टिश्यू बन गया और वही टिश्यू कंबाइंड होकर के ऑर्गन बन जाता है। डिफरेंट ऑर्गन बनता है और डिफरेंट ऑर्गन बनने के बाद एक होल से बॉडी का फॉर्मेशन कर लेता है। क्लियर? तो इसीलिए हम बोलेंगे सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। या हम बोल सकते हैं इसको कि इट इज द यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी। बायोलॉजिकल एक्टिविटी, इट इज द यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी। दैट मीन्स बायोलॉजिकली ये डिवाइड करता रहता है, अगेन एंड अगेन डिवाइड करता है, माइक्रोटिकली डिवाइड करता रहता है और टिश्यू का फॉर्मेशन करता है और टिश्यू फिर से डिवाइड करता है, क्या बन जाएगा? आयन बनेगा। इस तरह कंटिन्यूसली होल सेल बॉडी का फॉर्मेशन कर देता है। इमेजिन अगर हम एक निडल को प्रिक करते हैं हाथ में तो क्या होगा? तो मिलियंस ऑफ मिलियंस से डेड हो जाता है। तो इमेजिन आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी सेल्स? मिलियंस ऑफ मिलियन सेल से हमारा बॉडी बना है। सेकेंड पॉइंट हम बोल सकते हैं इसमें क्या होता है? इट इज कैपेबल ऑफ सेल्फ रिप्रोडक्शन। सेल्फ रिप्रोडक्शन दैट मीन्स ये खुद डिवाइड भी करता है। यहाँ पर क्या होता है? फ्यूजन ऑफ गैमेट्स की जरूरत नहीं, खुद डिवाइड करता है। सेल्फ रेप्लिकेट, सेल्फ रिप्रोडक्शन यहाँ पर होता है। यानी एक सेल है और फर्दर क्या होगा? ये दो सेल में डिवाइड हो जाता है। यानी वन सेल डिवाइड टू टू सेल, फर्दर ये टू इस तरह से टू सेल क्या होगा? फिर डिवाइड करता जाएगा सेकेंड। इस तरह से इसका डिवीजन होता रहता है, सेकेंड डिवीजन, कंटिन्यूसली ये डिवीजन चलता रहता है। इसलिए अगर हम डिफाइन करें इसमें यहाँ पर क्या क्या यहाँ कैरेक्टर है कि यहाँ सेल्फ रेप्लिकेशन भी होता है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी होता है। बायोलॉजिकल एक्टिविटी मीन सारा फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी भी सेल के अंदर होगा। यानी सेल के अंदर सेल न्यूट्रिशन भी देता है, सेल एक्सक्रीट भी करता है, टॉक्सिक को रिमूव भी करता है बॉडी से, और सेल में डिवीजन भी होता है। यानी बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी होगा सेल में और रिप्रोडक्शन भी होगा सेल में। इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे? बेसिक यूनिट ऑफ सिंगल सेल है। क्लियर? इसलिए अगर हम सेल को डिफाइन करें, अगर हम सेल को डिफाइन करें तो किस तरह से डिफाइन करेंगे? सेल इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल, सेल इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड reproductive unit of living beings. Cell is the structural
फंक्शनल एंड रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ लिविंग बींग्स हम लोग देखते हैं। यानी हम लोग देख रहे हैं यानी सेल का डेफिनेशन क्या होगा। अगर हम कहें कि हाउ टू डिफाइन सेल, तो हम सेल को डिफाइन किस तरह से करेंगे। सेल का डेफिनेशन होगा कि सेल इज द स्ट्रक्चरल, दैट मीन्स सेल में स्ट्रक्चर भी है, सेल का शेप है, सेल का साइज है, अलग अलग ऑर्गन में डिफरेंट टाइप्स का सेल होगा, उसका एक अलग अलग स्ट्रक्चर होगा, प्लस फंक्शन। हमने अभी बोला यहाँ पर कि बायोलॉजिकल एक्टिविटी, इट इज द यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी, दैट मीन्स सेल में भी फंक्शन होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजियोलॉजी होगा। हमने लास्ट में बताया था फिजियोलॉजी मीन्स इंटरनल फंक्शन, मीन्स सेल के अंदर फंक्शंस होता है, डिफरेंट टाइप्स का फंक्शन होगा, आयन का एक्सचेंज होता है, सेल में डिवीजन होता है ना, एंड रिप्रोडक्टिव यूनिट मीन्स सेल में क्या होगा, सेल्फ रिप्रोडक्शन भी होता है। इसलिए हम सेल को अगर डिफाइन करें तो क्या हम बोलेंगे कि सेल इज द स्ट्रक्चरल, पहला पॉइंट, फंक्शनल एंड रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ लिविंग बींग्स। यानी सेल में स्ट्रक्चरल भी काम होगा, फंक्शनल भी और रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ लिविंग बींग्स। क्लियर? तो सेल का ये डेफिनेशन हमें याद रखना है। क्लियर? नाउ हम लोग अब आते हैं पार्ट्स ऑफ सेल में। किसमें आएंगे? पार्ट्स ऑफ सेल में आते हैं, देखते हैं पार्ट ऑफ सेल। अब हम लोग देखेंगे सेल के पार्ट्स में क्या क्या होता है और ये किस तरह से फंक्शन परफॉर्म करता है, क्योंकि आज का टॉपिक क्या है, पार्ट्स ऑफ सेल। तो सिंपली हम देखते हैं सेल क्या है। इस तरह से हमने सेल लिख दिया। सेल, अभी सेल में हम लोग देखेंगे इसमें क्या क्या पार्ट आता है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे, अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो यहाँ पर क्या आता है, सेल वॉल। सेल वॉल या हम बोलेंगे ग्लाइकोकैलेक्स। ग्लाइकोकैलेक्स, सेल वॉल या ग्लाइकोकैलेक्स, ठीक है। ये क्या होता है, एनिमल सेल में एब्सेंट होता है, हम ये प्लांट को बता रहे हैं अभी। और सेकेंड हम पार्ट देखेंगे वैक्यूल्स, वैक्यूल्स, एंड थर्ड वन इज प्रोटोप्लाज्म। थर्ड वन इज प्रोटोप्लाज्म। याद रखना है ये वैक्यूल्स एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। वैक्यूल्स एनिमल सेल में एब्सेंट होगा, सेल वॉल एनिमल सेल में एब्सेंट होगा, ठीक है। अभी हम लोग प्लांट्स को देख रहे हैं। तो प्रोटोप्लाज्म क्या है, ये प्रोटोप्लाज्म। तो मेनली ये 3 पार्ट में सेल को डिवाइड कर दिया गया है। क्लियर? नाउ अब अगर हम प्रोटोप्लाज्म को देखें, अगर इस प्रोटोप्लाज्म को देखें तो ये प्रोटोप्लाज्म फिर डिवाइड हो जाता है साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में, और सेकेंड किसमें डिवाइड होगा, न्यूक्लियस में। सेकेंड किसमें डिवाइड होगा, न्यूक्लियस में। अब हम लोग देखेंगे यानी साइटोप्लाज्म क्या हुआ और प्रोटोप्लाज्म क्या है। प्रोटोप्लाज्म मींस ऑल कंटेंट ऑफ सेल, आइदर न्यूक्लियोप्लाज्म भी होगा इसके अंदर, और सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है, यानी कोई अगर सेल है तो ये सेल है और ये सेल का न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर का कंटेंट एंड सेल के अंदर का कंटेंट, ये दोनों मिलकर बनता है प्रोटोप्लाज्म। तो हम प्रोटोप्लाज्म को बाद में डिस्कस करेंगे, न्यूक्लियस को बाद में करेंगे। अभी हम लोग पार्ट्स ऑफ सेल देखते हैं। क्लियर? नाउ तो साइटोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म फर्दर डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होगा। और हम लोग यहां बात करेंगे दैट इज मेसोप्लाज्म। मेसोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है मेसोप्लाज्म। क्लियर? प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन मींस जो प्रोटोप्लाज्म से घिरा हुआ मेम्ब्रेन है, दैट इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये होगा मेसोप्लाज्म। क्लियर? नाउ मेसोप्लाज्म और मेसोप्लाज्म हम देखते हैं, अगर हम इधर थोड़ा आ जाए न्यूक्लियस में, मेसोप्लाज्म फिर से डिवाइड हो जाता है 2 पार्ट में। एक होगा साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स, क्या होगा, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स,
साइटोप्लाज्म ऑर्गेनिल्स, याद रखना है साइटोप्लाज्म ऑर्गेनिल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रोफोप्लास्ट, ट्रोफोप्लास्ट बोलेंगे, या इसको हम लोग ड्यूट्रोप्लाज्म बोलते हैं। ओके, एंड सेकेंड वन है, यहां पर हम लोग देखेंगे, यहां पर आते हैं हम लोग मेटाबॉलिक इनएक्टिव सब्सटेंसेस, यानी मेसोप्लाज्म जो प्रोटोप्लाज्म का एरिया है उसके अंदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनिल्स, इट इज आल्सो कॉल्ड ट्रोफोप्लाज्म और ड्यूट्रोप्लाज्म, एंड नेक्स्ट वन इज मेटाबॉलिक इनएक्टिव सब्सटेंसेस, इसके अंदर क्या आएगा, मेटाबॉलिक इनएक्टिव सब्सटेंसेस। metabolically inactive substances. Okay, metabolic inactive substances, clear. Now metabolic inactive substances further divide into, हम अगर इसको इधर एरिया नहीं करते हम लोग, ये further divide into 3 parts। अब हम लोग देखते हैं सेल के अंदर जो मेटाबॉलिक इनएक्टिव सब्सटेंसेस है वे क्या क्या है, और सेल के अंदर हम लोग देखेंगे ऑर्गेनिल्स कौन कौन सा है, ये देखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर कि सेल के अंदर जो ऑर्गेनिल्स है हम लोग यहाँ देखेंगे, एक होता है रिजर्व मटेरियल, यानी रिजर्व मेटल्स के अंदर कौन कौन सा चीज है उसको हम लोग देखेंगे कि साइटोप्लाज्म में और प्रोटोप्लाज्म में कौन कौन सा मेटल्स में रिजर्व स्टोर रहता है। दूसरा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, और तीसरा हम लोग देखेंगे इसमें सिक्रीटरी प्रोडक्ट। सेक्रेटरी प्रोडक्ट, दैट मीन्स रिजर्व फूड मटेरियल्स। याद रखना है कि जो मेटाबॉलिक इनएक्टिव सब्सटेंसेस होता है इसको हम लोग बोलते हैं हाइलोप्लाज्म। क्या बोलेंगे, हाइलोप्लाज्म भी बोलते हैं, या इट इज ऑल्सो नोन एज साइटोसोल। इसको हम लोग साइटोसोल भी बोलते हैं, यानी जो मेटाबॉलिक इनएक्टिव सब्सटेंसेस स्टोर रहता है सेल के अंदर, दैट इज नोन एज हाइलोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म। तो हम लोग साइटोप्लाज्म को साइटोसोल भी कहते हैं और उसको हम लोग हाइलोप्लाज्म भी बोल सकते हैं। क्लियर? नाउ अब हम लोग देखते हैं इसके अंदर कि रिजर्व फूड मटेरियल में क्या क्या होता है सेल के अंदर। हम देखें तो रिजर्व फूड मटेरियल के अंदर क्या क्या होगा, हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स, होता है, इसके अंदर फैट्स होता है, इसके अंदर प्रोटीन होता है, इसके अंदर नाइट्रोजनियस सब्सटेंसेस, तो रिजर्व फूड मटेरियल के फॉर्म में क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट्स होगा, फैट्स होगा, नाइट्रोजनियस सब्सटेंसेस होगा। अगर हम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट देखेंगे कि सेल के अंदर कौन कौन पार्ट्स एक्सक्रीट्स पार्ट होगा, हमने देखा है कि बहुत सारा प्लांट में हम देखा होगा कि इससे बहुत सारा लेटेक्स आता है, एक तरह का गुंदा बाहर आता है, मिल्क बाहर आता है, दैट इज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। वो एक्सक्रीट्स होकर टॉक्सिक पार्ट है जो प्लांट बॉडी से रिलीज होता रहता है। तो इसके अंदर क्या क्या आएगा, डिफरेंट एसेंशियल ऑयल्स आएगा, एसेंशियल ऑयल्स आएगा, गम्स आएगा, इसके अंदर क्या होगा, लेटेक्स, रेसिन, इसके अंदर क्या है, टेनिन। तो ये सब सब्सटेंसेस क्या होता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है जो प्लांट से एक्सक्रीट्स करता रहता है टाइम टू टाइम।
और कुछ सिक्रेटरी सब्सटेंसेस। अब देखेंगे इसके अंदर जो मेटाबॉलिकली इनएक्टिव सब्सटेंसेस है वो सिक्रेटरी पार्ट कौन कौन सा है। तो हम लोग देखेंगे इसके अंदर कुछ एंजाइम्स है, ये सिक्रेट्स पार्ट है। देखो होगा फ्लावर में नेक्टर होता है जो इंसेक्ट एब्जॉर्ब करता है, नेक्टर है। कलरिंग सब्सटेंसेस, तो ये सब क्या है, सिक्रेटरी पार्ट है, सिक्रेटिंग प्रोडक्ट है जो सिक्रेट्स करता रहता है टाइम टू टाइम। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स में क्या क्या आता है। तो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स में हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेल्स जो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। हम कह सकते हैं कि साइटोप्लाज्म कंटेन्स सेल ऑर्गेनेल्स। अब ये कौन कौन सा ऑर्गेनेल्स होगा, पहला है प्लास्टिड्स होगा, फिर क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, और क्या होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और क्या होगा, गोल्जी बॉडी होगा, और क्या होगा, मैक्रोबॉडीज, मैक्रोट्यूब्यूल्स, सीलिया, फ्लैजेला, तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर क्या होगा, इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स है, क्लियर। तो इसके अंदर क्या क्या है, अगर हम साइटोप्लाज्म देखेंगे तो प्लास्टिड्स है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, मैक्रोबॉडीज, मैक्रोट्यूब्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको मैं इधर ही लिख देता हूं। हम देखें इस तरह से तो हम इसके अंदर और क्या क्या आएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आएगा, इसके अंदर सीलिया आएगा, इसके अंदर क्या होगा, फ्लैजेला होगा। तो ये सब क्या होता है, ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, क्लियर ना। तो हम लोग इसको एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे। हम लोग देखते हैं न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है हम लोग देखेंगे। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या हो गया, न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और क्या होगा, न्यूक्लियोलस। इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म, और क्या होगा, क्रोमोसोम्स। तो हम लोग देख रहे हैं ये सब कंटेंट न्यूक्लियस के अंदर होता है। अब अगर हम देखें डिस्क्राइब करके इसको कि सेल, यानी सेल का जो पार्ट हम लोग देख रहे हैं अभी यहाँ पर, तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि सेल वॉल। यहाँ हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ सेल। तो पार्ट्स ऑफ सेल में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर सबसे पहले सेल, और सेल के अंदर क्या होगा, सेल वॉल। मैंने क्या बोला पहले ही कि ये एनिमल सेल में नहीं होता, वैक्यूल्स एनिमल सेल में नहीं होता। नाउ प्रोटोप्लाज्म, तो प्रोटोप्लाज्म कंटेन्स साइटोप्लाज्म, यानी प्रोटोप्लाज्म क्या है, प्रोटोप्लाज्म को अगर हम सिंपली डिफाइन करें तो प्रोटोप्लाज्म मींस साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, उसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। नाउ तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि प्रोटोप्लाज्म क्या आएगा, साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियस का पार्ट है और एक साइटोप्लाज्म का पार्ट है। यानी अगर हम कोई सेल देखते हैं, यहाँ पर एक सेल है, तो सेल में हमें याद रखना है कि ये न्यूक्लियस का पार्ट है, ये बड़ा सा वैक्यूल्स का पार्ट है, वैक्यूलर पार्ट है, ये न्यूक्लियस पार्ट है। तो न्यूक्लियस के अंदर जो कंटेंट है, न्यूक्लियस के अंदर जो कंटेंट है, जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म। और सेल के अंदर जो
सब्सटेंसेस है उसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्लियर ना? तो न्यूक्लियोप्लाज्म मींस इनसाइड न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म मतलब इनसाइड साइटोप्लाज्म। और हम बात करें अगर प्रोटोप्लाज्म का तो साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। क्लियर? तो प्रोटोप्लाज्म के अंदर क्या आया? साइटोप्लाज्म आया और न्यूक्लियस आ गया। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होगा? न्यूक्लियस कंटेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। हम देख रहे हैं ये एक तरह का मेम्ब्रेन है। क्लियर? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी न्यूक्लियस घिरा होता है एक मेम्ब्रेन से, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से घिरा होता है, इसको हम लोग टोनोप्लास्ट ही बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्लियर? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इसके अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है नॉन मेम्ब्रेनियस पार्ट दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस। क्या होगा? न्यूक्लियर। और जो कंटेंट, जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, जो मेटाबॉलिकली इनएक्टिव सब्सटेंसेस न्यूक्लियस के अंदर होगा उसको हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। क्लियर? एंड इनसाइड न्यूक्लियस क्या होता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है, जेनेटिक कंटेंट होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोम्स। तो हम लोग बोल सकते हैं कि न्यूक्लियस क्या होगा? न्यूक्लियस एक एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट है which contains जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जिसके अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन है एंड कंट्रोल, ये न्यूक्लियस कंट्रोल करता है किसको? सेल के मॉर्फोलॉजी को, सेल के फंक्शन को, सेल के हेरिडिटी को। क्योंकि ये जेनेटिक मटेरियल है, ये ट्रांसफर होता है वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, इसीलिए हम बोलेंगे इट कंट्रोल हेरिडिटी, इट कंट्रोल मॉर्फोलॉजी, इट कंट्रोल फंक्शन ऑफ द सेल। इसको बोलेंगे न्यूक्लियस को बोलेंगे। क्लियर हो गया ना? अब हम लोग आते हैं साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म मींस साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, जो प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन क्या होगा? जो साइटोप्लाज्म को कवर्ड रखता है दैट इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। और इसके अंदर का जो कंटेंट है ये कहलाता है मेसोप्लाज्म। अब मेसोप्लाज्म में क्या होगा हम लोग देख रहे हैं? तो मेसोप्लाज्म में हम लोग क्या देख रहे हैं? इसके अंदर यानी ये सेल है, सेल के अंदर डिफरेंट टाइप्स का सेल ऑर्गेनील्स होगा, डिफरेंट टाइप्स का सेल ऑर्गेनील्स होगा। इसको हम लोग ट्रोफोप्लाज्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रोफोप्लाज्म भी बोलते हैं। क्लियर? नाउ एंड इट इज आल्सो कॉल्ड ड्यूट्रोप्लाज्म। ट्रोफोप्लाज्म और ड्यूट्रोप्लाज्म मींस साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनील्स। क्लियर? नाउ सेकंड पार्ट है इसके अंदर कि जो कंटेंट है इसके अंदर, जो डिफरेंट टाइप का सब्सटेंसेस है, that is called metabolically inactive substances and that is also called hyaloplasm या इसको बोलेंगे साइटोसोल। हाइलोप्लाज्म और साइटोसोल बोलेंगे ना। तो हम देखेंगे इस साइटोसोल के अंदर कौन कौन सा कंटेंट है। तो हम साइटोसोल के अंदर हम देखें मेटाबॉलिकली इनएक्टिव सब्सटेंसेस के अंदर हम देखें तो यहाँ पर रिजर्व फूड मटेरियल भी आता है, यहाँ पर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी आता है और कुछ सिक्रेटरी प्रोडक्ट भी होता है। तो सिक्रेटरी प्रोडक्ट में क्या होगा हम लोग देखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। जनरली हम जानते हैं कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? बॉडी को फॉर्मेशन यानी कि एनर्जी गिविंग फूड है, हम लोग खाते हैं। प्रोटीन इज ए बॉडी बिल्डिंग फूड। तो यहाँ भी हमें चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, एनर्जी गिविंग, प्रोटीन, नाइट्रोजनस वेस्ट, ये सब कंटेंट्स रिजर्व फूड मटेरियल के फॉर्म में, ऑर्गेनिक के फॉर्म में यहाँ पर स्टोर होता है। अब हम देखेंगे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है। इसके अंदर देखते हैं तो एसेंशियल ऑयल, कुछ ऑयल है जो टॉक्सिक रिलीज होता है, गम्स है टॉक्सिक होकर रिलीज होता है, लेटेक्स, रेसिन, टैनिन, ये सब क्या है? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है जो टाइम टू टाइम सेल से, बॉडी से क्या होगा? रिलीज होता रहता है, प्लांट बॉडी से रिलीज होता रहता है, एक्सक्रीट्स करता रहता है। इसको हम लोग एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बोलते हैं। क्लियर? एंड थर्ड वन इज सिक्रीटरी प्रोडक्ट। सिक्रीटिंग प्रोडक्ट कौन कौन सा प्रोडक्ट जो सिक्रीट्स करता है? तो हम लोग देखेंगे एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होगा? अगर फूड है, फूड को डाइजेस्ट करना है, प्लांट बॉडी को या एनिमल बॉडी को फूड का इंजेक्शन करना है, डाइजेशन करना है, उसका ग्लाइकोलाइसिस होना है, तो क्या होगा? कुछ एंजाइम सिक्रीट्स होता है। प्लांट में भी होता है ग्लाइकोलाइसिस, कार्बोहाइड्रेट्स मेटाबॉलिज्म, तो वहां पर किसके हेल्प से होगा? एंजाइम्स के हेल्प होगा। तो एंजाइम सिक्रीट्स करते हैं, एंजाइम का सिक्रीशन होगा। देखे हैं नेक्टर, बहुत सारे फ्लावर में जो इंसेक्ट
नेक्टर कलेक्ट होता है, देखो तो इधर नेक्टर क्या होगा, फ्लावर में प्रेजेंट होगा। कलरिंग सब्सटेंसेस, डिफरेंट टाइप्स का कलर होता है, पिगमेंट्स बोलते हैं उसको हम लोग, तो ये पिगमेंट भी प्रेजेंट होगा जो टाइम टू टाइम सिक्रीट्स करता रहता है, तो दैट इज मेटाबॉलिकली इनएक्टिव सब्सटेंसेस होगा जो प्रेजेंट होता है। किसके अंदर होगा, प्रोटोप्लाज्म के अंदर होगा। नाउ साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स हम देखें तो डिफरेंट टाइप्स का ऑर्गेनेल्स अगर हम देखते हैं प्लांट सेल में तो क्या होगा, प्लास्टिड्स जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, इसमें 3 पार्ट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, लिकोप्लास्ट। तो प्लास्टिड होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं जो एनर्जी के लिए रिस्पांसिबल होता है, पैकिंग मटेरियल गोल्गी बॉडी, मैक्रोबॉडीज, मैक्रोट्यूब्यूल्स सेल का फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सीलिया एंड फ्लैजिला, ये सब को हम लोग डिटेल्स में स्टडी करेंगे। तो दीज आर द ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, ये सब ऑर्गेनेल्स है जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहता है। क्लियर? तो हम लोग ओवरऑल अभी देखेंगे, इसमें हम लोग यानी यहाँ पर हम अगर देखें नेट सेल में तो 2 चीज आता है, एक न्यूक्लियस और एक प्रोटोप्लाज्म। न्यूक्लियस एंड प्रोटोप्लाज्म यानी हम लोग देख रहे हैं ओवरऑल, हमने अगर ये देखा तो हम लोग देख रहे हैं पार्ट ऑफ सेल में 2 चीज है, एक न्यूक्लियस और एक प्रोटोप्लाज्म जो अलग अलग है। तो हम लोग अभी इस दोनों को डिफाइन करेंगे कि न्यूक्लियस क्या है, प्रोटोप्लाज्म क्या है, और हम लोग देखेंगे कि प्रोटोप्लाज्म यानी हमने देखा कि जो मेटाबॉलिक इनएक्टिव सब्सटेंसेस इसके अंदर है, डिफरेंट टाइप्स का सब्सटेंसेस है, दैट इज ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। क्या है ये, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। तो हम लोग आगे देखेंगे अभी कि कंपोजिशन, कि सेल में ये किस कंपोजिशन में होता है, कितना परसेंट में क्या क्या कंटेंट होता है, उसको हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो हम लोग आते हैं कि प्रोटोप्लाज्म क्या है और न्यूक्लियस क्या है। क्लियर? ठीक है। नो न्यूक्लियस, तो हमने देखा इसमें 2 ही पार्ट हमें दिखाई पड़ रहा है, यानी मेन पार्ट है न्यूक्लियस। अब देखते हैं न्यूक्लियस क्या है। सेल के अंदर हमने देखा कि प्रोटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस को अगर हम डिफाइन करें क्योंकि हम जानते हैं न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंटर, तो हम बोलेंगे इट इज या न्यूक्लियस इज द largest extra cytoplasm, largest extra cytoplasmic component, largest extra cytoplasmic content, extra cytoplasmic component of the cell which contain all genetic information, all the genetic information to control morphology, function and heredity of the cell, हेरिडिटी ऑफ द सेल। तो हम लोग यहां देख रहे हैं कि न्यूक्लियस क्या है, ये लार्जेस्ट, न्यूक्लियस इज द लार्जेस्ट एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक, इंपॉर्टेंट सेंटेंस है ये कि लार्जेस्ट एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक यानी साइटोप्लाज्म के अलग, साइटोप्लाज्म के अंदर नहीं है, याद रखना है, साइटोप्लाज्म के अंदर का कंटेंट नहीं है, एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक यानी साइटोप्लाज्म से बाहर एक अलग एरिया बनाया हुआ है, इलेक्ट्रोनोप्लास्ट से कवर है। साइटोप्लाज्म कवर्ड है सेल मेम्ब्रेन से, सेल वॉल से प्लांट में,
लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये एक्स्ट्रा टोनोप्लास्ट कवर होता है कंपोनेंट ऑफ द सेल which contain all the genetic information. All the genetic information. All the genetic information means nucleus. All the genetic information means nucleus contain DNA. Nucleus contain RNA. यानी nucleus के अंदर क्या है? Nucleus के अंदर इसके अंदर क्या हो गया? क्रोमोसोम्स है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म है, दैट इज क्रोमोसोम्स को हम लोग बोलेंगे जेनेटिक इंफॉर्मेशन, या हम लोग बोल सकते हैं जेनेटिक मटेरियल, जो क्या काम कर रहा है? तो इज कंट्रोल मॉर्फोलॉजी ऑफ द सेल, यानी सेल का शेप को कंट्रोल कर रहा है, सेल के शेप को कंट्रोल कर रहा है, सेल के सेल को कर रहा है, डिफरेंट फंक्शन को कंट्रोल करता है। फंक्शंस यानी डिफरेंट टाइप्स का फंक्शन, shape, forms of the cell and heredity. That means ये जब डिवाइड करता है वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, तो जेनेटिक मटेरियल जब रिप्लिकेट करता है तो ये कैरेक्टर का भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इसे हम लोग बोल सकते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन टू कंट्रोल मॉर्फोलॉजी ऑफ द सेल, फंक्शन ऑफ द सेल एंड हेरिडिटी ऑफ द सेल। क्लियर? नाउ इसलिए हम लोग बोल सकते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हम लोग बोलेंगे, इसलिए इसको हम बोलेंगे इट इज कंट्रोल रूम। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कंट्रोल रूम। कंट्रोल रूम, कंट्रोल रूम ऑफ द सेल, कंट्रोल रूम बोलते हैं इसको, या हम लोग बोल सकते हैं इसको डायरेक्टर ऑफ सेल, डायरेक्टर ऑफ सेल बोल सकते हैं, या इसको हार्ट ऑफ सेल भी बोल सकते हैं। यानी न्यूक्लियस को इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे? इट इज कंट्रोल रूम ऑफ द सेल, कंट्रोल सेंटर है। सारा एक्टिविटी को कौन करता है कंट्रोल? न्यूक्लियस करता है कंट्रोल। इट इज डायरेक्टर ऑफ द सेल। डायरेक्टर का क्या काम है? ओवरऑल सभी को कंट्रोल करना। और इट इज हार्ट ऑफ सेल, हार्ट का भी पूरे बॉडी को सर्कुलेट देता रहता है, सर्कुलेशन देता रहता है, इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं न्यूक्लियस को। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या न्यूक्लियस ऑर्गेनेल्स है? न्यूक्लियस ऑर्गेनेल्स है, क्योंकि हमने देखा भी सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर न्यूक्लियस को नहीं लिखा था। यानी इसका मतलब है कि न्यूक्लियस इज नॉट एन ऑर्गेनेल्स। यानी एक इंपॉर्टेंट लाइन है ये कि न्यूक्लियस को हम लोग ऑर्गेनेल्स नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इट इज नॉट एन ऑर्गेनेल्स। इसको हम लोग ऑर्गेनेल्स नहीं बोलते। ये क्या होगा? क्योंकि ये साइटोप्लाज्म से अलग है, तो न्यूक्लियस इज नॉट एन ऑर्गेनेल्स। क्लियर? तो न्यूक्लियस के बारे में देखा कि न्यूक्लियस क्या है? लार्जेस्ट साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट है, जिसके अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए होता है, आरएनए होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक कंटेंट होता है, जिसको हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। और इसका काम क्या है? कंट्रोल किसका? मॉर्फोलॉजी यानी शेप ऑफ द सेल, साइज ऑफ द सेल एंड फंक्शन, डिफरेंट फंक्शन ऑफ द सेल एंड हेरिडिटी, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर after division, transfer of character from one generation to next generation, replication के बाद ये काम न्यूक्लियस करता है, कंट्रोल सेंटर होता है। एंड इसीलिए हम इसको बोलते हैं इट इज कॉल्ड कंट्रोल रूम। इसको हम कंट्रोल रूम बोलते हैं, इसको हम डायरेक्टर ऑफ सेल बोलते हैं, इसको हम हार्ट ऑफ सेल बोलते हैं, एंड इट इज नॉट एन ऑर्गेनेल्स। इसको हम ऑर्गेनेल्स नहीं बोलते हैं। नाउ प्रोटोप्लाज्म। अब हम लोग देखते हैं प्रोटोप्लाज्म क्या है। प्रोटोप्लाज्म सेल के अंदर होगा प्रोटोप्लाज्म। नाउ प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म क्या है? यानी बायोमोलिक्यूल्स क्या है? यानी कि सेल के अंदर, यानी सेल, हमने सेल तो पढ़ा, लेकिन हमने सेल को देखेंगे कि सेल का फॉर्मेशन कहां से आया, सेल का फॉर्मेशन कैसे आया। कहीं से ऐसे आ गया सेल, अपने आप आ गया, ऐसा नहीं है। सेल का फॉर्मेशन मींस प्रोटोप्लाज्म से ही सेल का फॉर्मेशन हुआ है। क्लियर? किससे हुआ है? प्रोटोप्लाज्म से ही सेल का
फॉर्मेशन हुआ है। और प्रोटोप्लाज्म में क्या था, अभी हमने देखा चार्ट में बहुत सारा पार्ट देखा कि प्रोटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारा मेटाबॉलिकली इनएक्टिव सब्सटेंसेस है, बहुत सारा रिजर्व मटेरियल है, बहुत सारा एस्केटिव प्रोडक्ट है, बहुत सारा सेक्रेटरी प्रोडक्ट है, डिफरेंट कंबाइनिंग ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस साइटोप्लाज्म के अंदर, प्रोटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट रहता है। इसीलिए हम लोग इसको अगर डिफाइन करें प्रोटोप्लाज्म को कैसे डिफाइन करेंगे, हम बोलेंगे लिविंग सब्सटेंसेस, द लिविंग सब्सटेंसेस which form cell, the living substances which form cells, यानी लिविंग सब्सटेंसेस, केमिकल सब्सटेंसेस जिससे सेल का फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। यानी लाइफ का ओरिजिन यहीं से स्टार्ट हुआ। सेल बनने से पहले क्या बना, प्रोटोप्लाज्म बना, और प्रोटोप्लाज्म से धीरे धीरे मॉडिफाई करके प्रो सेल बना, और प्रो सेल से फिर धीरे धीरे मॉडिफाई होकर के सेल का फॉर्मेशन हुआ। दैट मींस प्रोटोप्लाज्म एक लिविंग सब्सटेंसेस है जिससे सेल का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? एंड इज रिस्पांसिबल, हम बोल सकते हैं इसमें एंड इज रिस्पांसिबल for all the properties of living beings। यानी हम लोग देख रहे हैं कि प्रोटोप्लाज्म एक लिविंग सब्सटेंसेस है जिससे क्या हो रहा है, सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, इससे सेल का फॉर्मेशन होता है, एंड इज रिस्पांसिबल फॉर ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बीइंग्स कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। इसी को हम लोग बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म। क्लियर? यानी सेल के अंदर जो कंटेंट है और सेल के में से, यानी जिस केमिकल से, जिस सब्सटेंस से सेल का फॉर्मेशन हुआ उसी को हम लोग बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म। यानी सेल को अगर हम देखें तो सेल इज मेड अप ऑफ, यानी इसमें क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल। प्रोटोप्लाज्म क्या है, डिफरेंट टाइप्स का केमिकल है। अगर हम देखें तो सेल इज मेड अप ऑफ over 5,000 chemicals, 5,000 chemicals, इतने सारे केमिकल से सेल बना हुआ है जो याद करना मुश्किल है। यानी बहुत सारा कंपोजिशन मिला हुआ है, ट्रेस एलिमेंट है, डिफरेंट टाइप, यानी ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से मिलकर प्रोटोप्लाज्म का फॉर्मेशन हुआ, और प्रोटोप्लाज्म से किसका फॉर्मेशन हुआ, सेल का फॉर्मेशन हुआ। यानी एक तरह का बायोमॉलिक्यूल से सेल का फॉर्मेशन होता है, दैट इज प्रोटोप्लाज्म। तो अब हम देखेंगे सेल के अंदर कंपोजिशन क्या है। सेल के अंदर हम देखेंगे प्रोटोप्लाज्म का कंपोजिशन क्या है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का कंपोजिशन क्या है। इसके लिए शॉर्ट ट्रिक मैं बताता हूं, याद तो रहेगा नहीं कौन कौन सा कितना परसेंट में है क्या है। इसके लिए मैं एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगा। प्रोटोप्लाज्म में आ गया ना, जैसे अगर हम सिंपल कोई पूछता है कि भाई प्रोटोप्लाज्म क्या है, तो हम लोग सिंपल बोलते हैं कि प्रोटोप्लाज्म इज इक्वल टू साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। सही है? यानी साइटोप्लाज्म का कंटेंट एंड न्यूक्लियस के अंदर का जो कंटेंट है दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। सिंपली हम इसको बोल सकते हैं, बट एक्चुअल में लिविंग सब्सटेंसेस है जिससे सेल का फॉर्मेशन होता है एंड इज रिस्पांसिबल फॉर ऑल द प्रॉपर्टीज। जो भी लिविंग बीइंग्स का प्रॉपर्टीज है उसके लिए रिस्पांसिबल कौन है, प्रोटोप्लाज्म है, क्योंकि सेल डिवाइड करेगा, प्रोटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, उसके अंदर कंटेंट होगा, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होगा, फिर सेल ग्रो करता है, देन सेल रिप्रोड्यूस,
इस तरह से क्या होगा, लाइफ साइकिल सेल का चलता रहता है। तो प्रोटोप्लाज्म मींस साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। अब देखेंगे कंपोजिशन क्या है, कंपोजिशन ऑफ सेल। अगर हम देखते हैं कंपोजिशन ऑफ सेल क्या है, एक छोटा सा ट्रिक बताता हूं उसको याद करने के लिए। सिंपल सा ट्रिक है, इसको याद रखना है। कंपोजिशन सेल का कंपोजिशन ऑफ सेल। तो अब सेल के अंदर क्या कंपोजिशन है, सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म कितना है उसको हम लोग देखेंगे। तो एक सिंपल ट्रिक है, उसको याद रखना है कि देखेंगे व्हाइट पेंटेड न्यूक्लियस। दैट मीन्स ए सेंटेंस लिखना है कि मैंने व्हाइट पेंटेड न्यू कार ली। याद रहेगा, मैंने व्हाइट पेंटेड न्यू कार ली। अब ये क्या है, फार्मूला है, इसमें कौन कौन सा कंटेंट सेल के अंदर है। व्हाइट मीन्स वाटर, व्हाइट मीन्स वाटर, पेंटेड मीन्स प्रोटीन, पेंटेड मीन्स प्रोटीन, न्यू मीन्स न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, एंड कार मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स, carbohydrates. Li, L means lipid and I means ions. Clear? Clear? White painted new car Li. That means अब देखिए क्या क्या है इसके अंदर। व्हाइट मीन्स वाटर है, प्रोटीन मीन्स इसके अंदर प्रोटीन भी है, इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड भी है, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी है, इसके अंदर लिपिड्स भी है और इसके अंदर आयंस भी है। तो हम लोग देखेंगे भाई ये तो कंटेंट मालूम हो गया, लेकिन अब इसका परसेंट क्या है, तो परसेंट भी फाइंड आउट कर लेंगे। यानी ये कंटेंट प्रोटोप्लाज्म के अंदर होता है, सेल के अंदर होता है और सेल का फॉर्मेशन होता है, लेकिन इसमें परसेंट क्या है, वाटर का कितना परसेंट है, प्रोटीन का कितना परसेंट है, न्यूक्लिक एसिड का कितना परसेंट है, कार्बोहाइड्रेट का कितना परसेंट है, लिपिड्स का कितना परसेंट है, आयंस का कितना परसेंट है। तो हम लोग देखते हैं वाटर का कितना परसेंट है। हम लोग सिंपल जानते हैं वाटर मैक्सिमम होगा तो कितना होगा, 90 हो सकता है, उससे ज्यादा कहीं नहीं हम लोग देखते हैं। तो हम लोग देखेंगे 70 to 90% क्या होगा, वाटर। मिनिमम 70% होता है सब जगह, किसी भी हम फूड में भी देखते हैं। तो 70 to 90% क्या होगा, वाटर। क्लियर? नो प्रोटीन। अब बारी आया प्रोटीन। प्रोटीन 10 का मतलब क्या हुआ, 10 to 15% याद रखना है। प्रोटीन 10 याद रखना है, 10 मीन्स हो गया 10 और 5 प्लस कर देना है, तो क्या हो गया 10 to 15% क्या है, प्रोटीन। क्लियर? व्हाइट मीन्स वाटर, तो वाटर है इसमें, किसमें, प्रोटोप्लाज्म में 70 to 90%। प्रोटीन कितना होगा, 10 मीन्स यहाँ 10 लिख दिया। क्लियर? 10 और 50 यानी 15 कर दिया इसको। ना न्यूक्लिक एसिड देखते हैं, ACIDS कितना है, 5, NuClEIC न्यूक्लिक कितना है, 7। दैट मीन्स न्यूक्लिक एसिड कितना होगा, 5 to 7%। न्यूक्लिक एसिड कितना होगा, 5 to 7%। सिंपल याद रखना है, याद करने के लिए कुछ नहीं करना है इसको। न्यूक्लिक एसिड देख लिया, ये 7 है और ये 5 है, तो 5 मीन्स 5, 7 मीन्स 7, 5 to 7% क्या है, न्यूक्लिक एसिड। नाउ कार्बोहाइड्रेट्स 1 to 3 यानी क्या हो गया, ये कितना परसेंट होगा, 3%। 3% क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स। क्लियर? याद करने के लिए ये कोई बुक में लिखा नहीं मिलता, ये एक ट्रिक है, ट्रिक बनाया है याद करने के लिए कि कंपोजिशन हमें याद रही। तो क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट मींस कार्बोहाइड्रेट्स 1 to 3, दैट मींस 3% क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट्स। नाउ लिपिड्स,
लिपिड्स कितना होगा, लिपिड 2 हो गया, लिपिड कितना हो गया 2, दैट मींस लिपिड कितना होगा 2%। क्लियर, लिपिड कितना हो गया 2% हो गया। क्लियर नाउ, और हम लोग देखेंगे आयन, आयन कितना होगा 1%। तो ये क्या हो गया, सेल का कंपोजिशन हो गया। याद हो गया ना, सिंपल ट्रिक है। यानी हम देखेंगे व्हाइट पेंटेड न्यूक्लियरली, दैट इज द कंपोजिशन ऑफ सेल। तो हम अगर व्हाइट पेंटेड न्यूक्लियरली याद रखेंगे तो सिंपल है, व्हाइट मींस वाटर, पेंटेड मींस प्रोटीन, न्यू मींस न्यूक्लिक एसिड, कार मींस कार्बोहाइड्रेट्स, एल मींस लिपिड्स, आई मींस आयंस। तो वाटर का कितना होगा 7 to 90%, प्रोटीन प्रो 10 to 15%, न्यूक्लिक एसिड 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 5 to 7%, कार्बोहाइड्रेट्स 1 2 3 यानी 3%, लिपिड्स दैट मींस 2%, आई मीन 1%। तो इस तरह से हमें ये कंपोजिशन याद रखना है, कितना परसेंट है और कौन कौन सब्सटेंसेस, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इसके अंदर सेल कंपोजिशन में प्रेजेंट रहता है। क्लियर, थैंक्स। अब हम लोग आगे नेक्स्ट में आगे कंटिन्यू करेंगे इसको।